सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंपटीशन में भी सवाल पूछे जाते हैं, साथ में 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में JEE और नीट में भी इस पर आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो आज अपन इस पर थ्योरेटिकल हम आज क्वेश्चन ये देखेंगे। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, ये हमने प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है। प्लांक जो है एक वैज्ञानिक हुए, मैक्सवेल प्लांक। उन्होंने ये बताया, मैक्स प्लांक, कि जो प्रकाश होता है, हमारे पास जो लाइट होता है, वो लाइट ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। मैक्स प्लांक क्या कहते हैं कि जो लाइट होता है वो पैकेट्स के रूप में चलता है, वो एनर्जी के जो बंडल्स होते हैं उसके रूप में चलता है, लगातार नहीं चलता। एक पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया। इस प्रकार से प्रकाश को उन्होंने माना कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। और ये जो ऊर्जा के जो बंडल होते हैं, पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स को हम क्वांटा बोलते हैं या फोटान कहते हैं। ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल या क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटान। ये शब्द आता है फोटान, ध्यान रखना, फोटान। प्रोटॉन नहीं है, फोटान है। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण यानी प्रकाश विद्युत जो प्रभाव हमने पढ़ा था, पिछला वीडियो देख रखा, उसकी व्याख्या मैक्स प्लांक की जो क्वांटम सिद्धांत होता है उसके आधार पर उसने की थी। क्या हुआ कि जो आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत समीकरण हमने पढ़ा था, जो प्रकाश विद्युत समीकरण या प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने जो पढ़ा है, उसकी जो व्याख्या, गणितीय व्याख्या कह सकता है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसकी व्याख्या जो किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। किसके आधार पर की थी? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या की थी। ये जो गणितीय व्याख्या की थी, इसमें यह माना था कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है, और ऊर्जा के पैकेट्स को या बंडल को हम फोटान कहते हैं। और एक फोटान की जो एनर्जी जो होती है हमारे पास में, एक फोटान की जो एनर्जी होती है हमारे पास में, वो एनर्जी जो होती है E=hν होती है। ये इन्होंने माना था। ठीक। अब ये जो फोटान चल रहा है, ये यदि किसी धातु की सतह पर इंसिडेंस होता, आपतित होता है, तब क्या होगा? तो आइंस्टीन ये माना कि जब ये फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, आपतित होता है, इंसिडेंस होता है, तब ये मान लो कि ये फोटान आ रहा है हमारे पास, जिसकी एनर्जी hν है। ठीक है। अब ये धातु के ऊपर इंसिडेंस होगा, तो होगा क्या कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अंदर से सतह पे आएंगे। क्या होगा कि धातु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर होते हैं, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसकी सतह पे आएंगे। तो अंदर से सतह तक आने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किससे मिलेगी? hν से ही मिलेगी। वो यानी जो फोटान हम डाल रहे, लाइट का बंडल डाल रहे, पैकेट से डाल रहे, उसी से उसको एनर्जी मिलेगी। तो वो जो एनर्जी अंदर से, मान लो कि इलेक्ट्रॉन, उदाहरण के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कि इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अंदर से यहाँ सतह तक आ रहा, यहाँ पर। यानी मान लो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अंदर है और यहाँ एनर्जी हमने दी है ना, ये एनर्जी ये दी, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे आएगा? इसकी सरफेस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, कहाँ से? धातु के अंदर से उसको सतह तक उत्सर्जित करने के लिए, यानी सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं कार्यफलन। यानी कार्यफलन मतलब, पिछला वीडियो में बनाना था इसका कार्यफलन का, कि धातु के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं कार्यफलन कहते हैं, और इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखना कि जो एनर्जी हमने डाली hν, उसका पहला काम क्या हुआ
कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाना, और धातु के अंदर से सतह तक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जो एनर्जी लगती है न्यूनतम मिनिमम, उस एनर्जी को, उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं। अब मान लो कि अपन ने इतनी ही एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं, सतह तक आकर रुक जाएगा। लेकिन मान लो कि हमने ज़्यादा एनर्जी दे दी, कार्यफलन से ज़्यादा एनर्जी दे दी, तब क्या होगा? तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि सतह से बाहर उत्सर्जित भी हो जाएगा, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने जो एनर्जी डाली है, कौन सी डाली हमने? hν। ये hν जो एनर्जी हमने डाली है, इस पर इंसिडेंस की है, इसके दो काम हो गए। पहला काम कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। कार्यफलन समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो उसका वर्क फंक्शन होगा, कार्यफलन होगा। प्लस दूसरा, यदि ज्यादा एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, 1/2 mv का स्क्वायर। मैक्सिमम अधिकतम वेग होगा क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी उसके पास में। तो जो हम hν ऊर्जा इसके ऊपर आपतित करते हैं, उसके दो भागों में व्यय होता है, वो खर्च होती है, यानी उसके दो उपयोग है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं कि एनर्जी हमने उस पर डाली है कितनी? hν एनर्जी डाली तो कुछ भाग उसका वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा, मतलब अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में खर्च हो जाएगा, और दूसरा कुछ भाग उसका बचा हुआ भाग उसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगा। तो दो भाग में उस पर एनर्जी व्यय होगी, पहला कार्यफलन और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अब मान लो कि हमने इसके कार्यफलन के बराबर ही एनर्जी दी, मतलब धातु की सतह तक लाने के लिए इतनी एनर्जी दी, हमने ज्यादा एनर्जी नहीं दी, तब उस स्थिति में जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति किसको कहते हैं? कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ अंदर से बाहर तक लाने के लिए जो एनर्जी या जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और ये जो कार्यफलन होता है उसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। अब यदि मान लो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो आवृत्ति दे रखी है वो किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति हमने प्रकाश डाला, हमने ज्यादा नहीं डाला, ज्यादा एनर्जी नहीं दी, कितनी कि अंदर से सतह तक आ जाए इतनी एनर्जी दी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति किसको कहेंगे? कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसको अपन न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमने देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति का प्रकाश डाला तब क्या होगा? v का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो यहीं तक आएगा, बाहर गति नहीं करेगा, उसकी गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं होगी तो गति ऊर्जा भी नहीं होगी। हमने सिर्फ इतना प्रकाश डाला, ये एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ जाए, इसे बाहर न निकले, यानी इस आवृत्ति को यहाँ से यहाँ तक लाने की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति कहते हैं। ध्यान रखें, देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसको अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। न्यू नॉट आ जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति कहते हैं। अब देखो ये तो 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ देहली आवृत्ति के बराबर प्रकाश डाला, तो बाहर तो निकलेगा ही, उसकी वेलोसिटी तो होगी नहीं, वेग होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसको हम 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, तो h न्यू नॉट इक्वल टू फाई हो जाएगा। ठीक है, h न्यू इक्वल टू 5, ये तो 0 होगा, न्यू की जगह न्यू 0 रख देंगे, तब ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलेगा ही नहीं, सिर्फ सतह तक आएगा, तो ये 0 कर देना। तो 5 इक्वल टू h न्यू नॉट, न्यू की जगह न्यू नॉट रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो h न्यू नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन में यहाँ रख दो, पुट कर दो, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास? h न्यू इक्वल टू
I की जगह h न्यू नॉट प्लस हाफ mv का स्क्वायर। तो यहाँ से हम h न्यू किधर लिया, नॉट को, h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। ये मैक्सिमम होती है वेलोसिटी इसकी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। चाहो तो इसमें न्यू एच को कॉमन ले लो, एच को कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस कहते हैं। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होती है, ध्यान रखना, h हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत समीकरण समझ आ गया होगा कि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, प्रकाश विद्युत प्रभाव था, उसकी व्याख्या की थी। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में चलता है, और एक पैकेट्स को हम फोटान कहते हैं, और एक फोटान की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है। और जब ये फोटान किसी सतह पर आपतित होता है, धातु की सतह पर, तो इसके दो काम होते हैं, एक कार्यफलन के रूप में होता है और दूसरे इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में ये होती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार h न्यू इक्वल टू कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। अब यदि मान लो कि हमने देहली आवृत्ति के बराबर ही उसको ऊर्जा दी, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। तो इस आवृत्ति को अपन देहली आवृत्ति बोलेंगे, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट को, और इस स्थिति में 0 कर देना तो v मैक्सिमम 0 हो जाएंगे। तो h न्यू नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, न्यू की जगह न्यू नॉट रख देना और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, न्यू की जगह न्यू नॉट, h न्यू नॉट ये यहाँ पुट कर देंगे, 3 आ जाएगा। इसको इधर ले आना लेफ्ट साइड, तो ये न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो इस तरह से प्रकाश विद्युत समीकरण हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने कहा था, क्या कहा था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर निर्भर करती है? वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन ने जो गणितीय व्याख्या में ये सिद्ध कर दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी। h तो कांस्टेंट है, वो तो नियत है। अब बचा क्या? न्यू और न्यू नॉट। तो इस आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ये सिद्ध होता है कि गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इस समीकरण से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रकाश विद्युत समीकरण है, इसको अच्छी तरह से याद करना क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में JEE नीट के लिए भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।